वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 21 तारीख हो चुकी है। 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। सभी लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर सीक्वेंस में अपने नोट्स बनाइएगा। जो भी आप लोगों को अपनी तैयारी में आपको जो भी वो हो रहा है कि भाई हमें कैसे पढ़ना है, क्या है, करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करने होते हैं। उसमें कोई आपको छूट नहीं रखनी है। बाकी हम इसी की अगर आपको चाहिए कि हम भाई पीडीएफ मिलती रहे हमेशा, तो उसके लिए आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी देख लो जी आज के करंट अफेयर्स क्या हैं। मेंस्ट्रुएशन के ऊपर पढ़ेंगे, बॉन्ड्स बैलेट्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट दोबारा से स्टार्ट हो गया है दिल्ली बॉर्डर पे, वो पढ़ेंगे। फिर इंडिया और यूएई के आपस में टाइज कैसे बढ़ गए वो पढ़ेंगे, और आर्कटिक हीट वेव्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट की तरफ, मेंस्ट्रुएशन पैराडॉक्स। साबरीमाला इशू आपको याद है? साबरीमाला टेम्पल में जो फीमेल्स हैं, जो केरला में बना हुआ है, फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड में है वो वहां पे नहीं जा सकती थी। तो वही है साबरीमाला मंदिर में, जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड में जो फीमेल है वो वहां पे नहीं जा सकती थी, राइट। और ये जो है पेड लीव्स की भी डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो पेड लीव्स होना चाहिए यहाँ पर। पहली ये चीज ये है, एक तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, एक है पेड लीव्स पे। तो इन सब का हम एक ये कह सकते हैं कि भाई जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो भी यही बताई थी कि बहुत जबरदस्त जेंडर गैप है और बढ़ रहा है, और 135 साल और लगेंगे बराबर, महिलाओं और पुरुषों को बराबर आने में 135 साल और लगेंगे। ठीक है, $1 अगर कोई मेल कमा रहा है तो उसके हिसाब से 84 सेंट्स कमा रही है एक फीमेल। तो ये है वहां का पूरा हिसाब। ठीक है, विमेन का पार्टिसिपेशन भी कम है लेबर फोर्स में। तो ये चीज है भाई कि जो है ये सब चीजों की वजह से जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग से बेनिफिट भी दिया कि अगर कभी भी कोई फीमेल है वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड में है तो वो विशेष दर्जा रखती है। ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि सरकार से अगर मान लीजिए कि ये चीज अगर रहती है कि इसको विशेष ट्रीट किया जाएगा, तो कई लोग इनको जो है अशुद्ध मान लेते हैं। कई लोग जो है, आपको पता है ना ये चीज भी, मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड में बहुत से लोग जो है वो अशुद्ध भी मानते हैं कि भाई ये चीज तो अशुद्ध हो गई। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी, तो यहाँ पर आज भी 15 से 24 साल की बहुत सारी ऐसी फीमेल है, 50% से भी ज्यादा, जो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। पैड्स की जगह कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और कपड़े का इस्तेमाल करना जो है वो इन्फेक्शंस का लेके आना। और साथ ही साथ ये लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीजें। ठीक है, जबकि जापान जो है यहाँ पर, उन्होंने महिलाओं को यहाँ पर इसके लिए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए लीव्स देना शुरू कर दे, लेकिन वो अनपेड है, पेड नहीं है। ठीक है, तो जापानीज वुमेन का ऐसा कहना है कि वो छुट्टी लेती ही नहीं, क्योंकि अगर ये बात उनको सार्वजनिक हो गई, किसी को पता चल जाता है कि ये इस वजह से छुट्टी पे है, तो इस वजह से उनका यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितनी भी फीमेल है जापान में, उनमें से सिर्फ 0.9% ही फीमेल ऐसी हैं जो कि मेंस्ट्रुअल लीव्स लेना पसंद करते हैं या फिर उन्होंने अभी तक ली है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। विमेन हमेशा से फ्रंट लाइन में रही हैं, हर एक वॉर में फ्रंट लाइन में विमेन ही हमेशा फंसती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि भाई जैसे आप एक मेन को टेस्ट करते हो, विमेन को भी वही टेस्ट रखो, उनके लिए भी सेम चीजें रखो वहां पर। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन लेके आओ, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की जानकारी देखो, जैसे स्कूल में देने शुरू किए थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, बाकी जगह पर भी ये चीजें प्रोवाइड करना शुरू करी थी ना, ऐसे ही ये और ज्यादा भी होनी चाहिए प्रोविजन। और सैनिटेशन फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, शी टॉयलेट्स, पिंक टॉयलेट्स, क्लीन फैसिलिटीज होना, ये सब चीजें और इंक्रीज होना चाहिए। और ये जितना भी टैबू और स्टिग्मा बना हुआ है ना, इसको बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में किसी को भी शेमफुलनेस नहीं होनी चाहिए, किसी को भी, ना ही एक फीमेल को, ना ही किसी मेल को इसके बारे में बात करने में। तो ये टैबू और स्टिग्मा को हटा करके मेंस्ट्रुअल एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर समझने की जरूरत है।
और जो भी जिसको भी जैसी भी डिफिकल्टीज है उसमें समझाने की और समझने की नीड है। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो डेटा रहेगा जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड करा है, ये वाला कि कितने से कितनी परसेंट वुमेन के साथ ऐसा है, और ये वाला डेटा। जेंडर गैप रिपोर्ट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये डेटा आपके प्रीलिम्स के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। आप लोगों को प्रीलिम्स में जब भी आप पढ़ो तो इस डेटा का रिलेवेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। और अगर आप अपने मेंस में भी आंसर राइटिंग लिखोगे तो मेंस आंसर राइटिंग में भी ये वाला डेटा पूरा एग्जैक्टली काम आने वाला है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। क्लियर हुआ? ऐसे ही हमारा सेकंड टॉपिक है बॉन्ड्स एंड बैलेट्स। एसबीआई की मेन ब्रांच जो है दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट में, उन्होंने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की सबसे बड़ी ऑथराइजेशन उन्हीं के पास है। जो उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है चंद्रशेखर गौड़ से, आरटीआई एक्ट एसबीआई के तहत, जो उन्होंने ये बताया है कि मार्च 2018 से 2019 में 99.8% डोनेशन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पहुंची है। ठीक है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड वो होते हैं जो एसबीआई यहाँ पर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1,000 इन सब में इशू कर सकती है। ठीक है, एसबीआई ये डोनेशंस दी जाती है, चंदा दिया जाता है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट फ्री होता है। इंडिया के सिटीजन्स ये दे सकते हैं। 15 आप ये फॉर्म फिलअप करके 15 दिनों में आप ये चंदा जो है वो दे सकते हो उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्नाइज्ड है। तो यही मेन बात यहाँ पर आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत ही यहाँ पर जो है पूरा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चंदा ही मतलब एक तरीके से मैं चंदा वर्ड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप एनोनिमस रखते हो, पूरा जो डोनर है जो पैसा यहाँ पे दे रहे हैं वो एनोनिमस है, जिसकी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन का जो पूरा वाइल एक एक्ट है वो पूरा वायलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है इस पूरे को। और ये वाला आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी काफी ज्यादा न्यूज में है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये है चीज है भाई, यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनीज अपना फायदा निकलवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए चंदा यहाँ पर जो पार्टी है उसको डोनेट करना शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच के अभी उनकी जजेस बैठी थी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो है ये हमारा आरटीआई वायलेट होता है, आर्टिकल 19 वाला। सीजीआई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये बोला है, जिन्होंने इसको लीड को वर्डिक्ट किया था, इन्होंने भी यही सेम बात बोली है। इन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स के एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स में चेंजेस करो, और एनोनिमस जो होता है ना कि भाई गुमनाम नाम है वो गुमनाम को हटाओ, क्योंकि इससे हमारा जो इंफॉर्मेशन का अधिकार है आर्टिकल 19 वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और ये कहीं पर भी काले धंधे को रोक नहीं लगाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात बोली है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर डोनर की जो है गोपनीयता रखना चाहते हैं तो वो रख सकता है, लेकिन कोई पर्सन अगर आरटीआई लगा करके पूछना चाह रहा है तो उसको यहाँ पर पता होना चाहिए, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस का जो हमारा एक बहुत बड़ा वादा है वो पूरा कंप्लीट हो। इसी के तहत वो बोल रहे हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29C को यहाँ पर खत्म करो, जिसमें ये बोला है कि भाई अ, ये वाली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 20,000 से ऊपर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी तो उनको वो दिखाना पड़ेगा। तो वो सब चीजें यहाँ पर अमेंडमेंट्स में लेकर के आइए। तो एसबीआई ने यहाँ पर जो है ऑर्डर इशू कर दिया कि अब कोई भी नेक्स्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट अब कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नहीं इशू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो भी ये इन्फॉर्मेशन एसबीआई यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वो इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे प्रोड्यूस करना होगा। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, भी बहुत ज्यादा न्यूज में तो चल रहा था। ऐसे ही हमारा अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है फार्मर्स प्रोटेस्ट। मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स की टोटल 12 डिमांड्स हैं जो वो यहाँ पर कह रही है, मैंने आपको पूरी बताई भी थी। तो पिछली बार वाले जो एक पूरा अनरेस्ट था उससे डिफरेंस है इस बार वाले में। इस बार का जो पूरा एक पूरा प्रोटेस्ट है वो किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्ता किसान मोर्चा के तहत चल रहा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली चलो की पूरी गुहार यहाँ पे लगाई हुई है। ट्रैक्टर, ट्रेलीज, बैरिकेड्स, सब कुछ यहाँ पे पहुंच गया है, और आज के दिन यहाँ पर सारी चीजें पहुंच चुकी है दिल्ली में। ये पूरा यहाँ पर संभालने वाले व्यक्ति जो है वो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो कि यहाँ पे पूरा देख रहे हैं। संयुक्ता किसान मोर्चा जो है वो पहले वाली ओरिजिनल संयुक्ता किसान मोर्चा से सेपरेट हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फार्मर्स जो हैं इस बार की फार्मर्स प्रोटेस्ट की डिमांड क्या है। सबसे पहले उनकी ये डिमांड है कि भाई ये एमएसपी जो है
वो हर एक क्रॉप पे प्रॉपरली बताया जाए, जो कि MS स्वामीनाथन कमीशन ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। फार्मर्स का जितना भी ऋण है पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए, कंप्लीट डेट फॉरगिवनेस। नेक्स्ट उनकी यहाँ पर डिमांड है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को लागू किया जाए। लखीमपुर खेरी इंसिडेंट के जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दी जाए। WTO से जो इंडिया है वो हट जाए। देखो ये तो एक सही जो है यहाँ पर कह लो कि एक डिमांड नहीं है, राइट। पेंशन अप्रूव हो जाए, ठीक है, पेंशन का प्रोविजन मिले फार्मर्स को और हमारे फार्म लेबरर्स को। प्लस जो दिल्ली प्रोटेस्ट में पहले जो पिछली बार हुआ था उसमें जिन जिन फार्मर्स की यहाँ पर जान गई है उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब प्रोवाइड की जाए, एक फैमिली मेंबर को। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को हटा दिया जाए। एक और डिमांड है जो कि मतलब मुझे जो है वो जायज नहीं लग रही आज के समय में, कि मनरेगा जो है हमारा जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है उसमें 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिले, साथ ही साथ 700 रुपए पर डे के हिसाब से मिले, जो कि सरकार के लिए फिजिबल नहीं है इतना बड़ा बजट मनरेगा के लिए सैंक्शन करना। 200 दिन करना प्लस 700 रुपए पूरे एक दिन की मजदूरी देना, वेजेस देना, वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इसके बाद नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कोई भी इस तरीके की चीजें होती हैं उस पर अगर कभी भी वो गलत तरीके से नकली सामान बेचता है तो उस पर कार्रवाई करना, बिल्कुल सही डिमांड है। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे बीज हैं, सीड्स हैं, उनकी क्वालिटी में एनहांसमेंट हो जाएगा। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। जैसे टर्मरिक के लिए बनाने की बात हो रही है, चिली के लिए हो रही है, राइट। जैसे लीची के लिए बना हुआ है, टी के लिए बना हुआ है, कॉफी के लिए बना हुआ है, ऐसी चिली और टर्मरिक के लिए भी होना चाहिए, जायज डिमांड है। इंडिजिनियस पीपल के राइट वापस दो, फॉरेस्ट लैंड और वाटर पे, ठीक है ये भी। सरकार यहाँ पे क्या कह रही है, सरकार ने मीटिंग यहाँ पर, अभी तक कोई भी रिजल्ट इस पे आया नहीं है। हरियाणा की सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, राजस्थान की सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए पंजाब और हरियाणा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर और ज्यादा टाइट हो गए हैं पिछली बार से। मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं फार्मर्स के लीडर से, पर अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी बस यही है कि बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर्स जो भी पंजाब के साथ शेयर होते हैं। अब दिल्ली के बॉर्डर भी सील हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर फार्मर्स कूच कर रहे हैं पंजाब से हरियाणा तरफ होते हुए इंडिया दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तो ये है एक अभी सरकार की रिस्पॉन्स। अभी इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं की गई है, कुछ भी सिंगल स्टेटमेंट भी रिलीज नहीं हुई है, राइट। तो ये है आज के टाइम का पूरा एक स्टोरी आप लोगों को जो क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा फोर्थ आर्टिकल है इंडिया और UAE के टाइज, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो 7th टाइम यहाँ पर गए हैं UAE, जिससे हमारे रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं, बायलैटरल रिलेशंस बढ़े हैं। आप देख सकते हो अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2023 तक UAE की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में काफी बढ़ गई है। UAE इंडिया में $75 बिलियन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पूरा साथ में देख रही है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। और आबू धाबी की पोर्ट कंपनी के साथ बढ़ रहा है ट्रेड, पावर ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। डिजिटल पेमेंट्स आपको पता है UPI की और UAE की आनी, ये दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग बढ़ती जा रही है। रुपे और जेवन, ये जो है यहाँ पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस हो गई है इन कार्ड्स की। साथ ही साथ इंडिया और मिडल ईस्ट का इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उस पे काम चल रहा है, कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मोदी जी वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर एक हिंदू टेम्पल को भी इनॉग्रेट किया है। दोनों ने नेशनल आर्काइव्स पोर्टल स्टार्ट करा है। मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में शुरुआत किया गया है। तो ये है अभी आज के टाइम पे ये लोग हम लोगों ने उनके साथ सेपा भी साइन किया हुआ है, जो कि बहुत पहले से आ चुका है, जिसके अंदर 80% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है, ड्यूटी फ्री कर दिया गया है 90% प्रोडक्ट को, ताकि हम लोग जो है 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड जो है वो पॉसिबल कर पाए आपस में एक दूसरे के साथ। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी है, दोनों कंट्रीज जो है म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन SCO में इंडिया पार्टिसिपेंट है और UAE वहां पे डायलॉग पार्टनर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है UPI और UAE के बीच में। कल्चरल एक्सचेंज बढ़ रहा है, मैंने बताया ना, वहां पे बैप्स मंदिर स्टार्ट किया गया है, सेलिब्रेशन वहां पे की गई है,
दोनों की फ्रेंडशिप को लेते हुए वहां पर सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है। इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर जो कि पूरे दो कंट्रीज के बीच में, जब भी आप दो कंट्रीज को रीड करते हो, स्टडी करते हो, आपको यही पॉइंट की स्टडी करनी होती है कि दोनों कंट्री के बीच में कल्चरली, इंटरनेशनली, ग्लोबली, डिजिटली क्या क्या चीजों के बीच में कॉपरेशन है। डिफेंस का इनके साथ हमारा कॉपरेशन नहीं है तो वो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, जैसे अब यूएसए जब पढ़ोगे तो यूएसए में आपको पढ़ना पड़ेगा डिफेंस की एक्सरसाइजेस वगैरह कौन कौन सी है, क्या क्या है। अभी है नहीं कोई यूएई के साथ तो हमने उसको स्किप कर दिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपके ये वाले आर्टिकल्स होते हैं कंप्लीट। और फिफ्थ आज का लास्ट आर्टिकल है हमारा, आर्कटिक ओशन में भी हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। हीट वेव वो टाइम पीरियड होता है जब 5 सालों से ज्यादा वहां का सरफेस वाटर, जब 5 सालों से ज्यादा वहां का सरफेस वाटर जो होता है वो 95% से भी ज्यादा हाइयर रहने लग गया है। तो आर्कटिक में भी ये चीजें देखने को मिल गई हैं। 2007 से 11 बार ऐसी हीट वेव वहां पे हिट कर चुकी हैं। 2007 की समर में ये चीज ज्यादा बढ़ गई थी और अब ये हीट वेव और ज्यादा देखती हुई नजर में आ रही है लैक्टेव और ब्योफोर्ट सीज के अराउंड। ये सीज के नाम है जो वहां पर ये नजर में आ रही हैं। इनकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। सी आइस कवर यहाँ पर और डिक्लाइन होती जा रही है और थिन आइस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशंस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मरीन हीट वेव्स यहाँ पर काफी बढ़ रहे हैं। मरीन हीट वेव्स का मतलब होता है जब पानी में आपको हीट वेव्स देखने को मिलती है ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से मरीन हीट वेव्स कहते हैं उसको। पहली बार तो ये आइस से कवर होती है, फिर धीरे धीरे आइस जो है वो यहाँ पर से जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी जो है मरीन हीट वेव्स जो है वो भी इस तरीके से देखने को मिली हैं। तो एक आर्कटिक के बारे में था ये। हाँ, ये आर्टिकल आपकी प्रीलिम्स और मेंस में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए हीट वेव्स की, जो मैंने आपको बताई थी 5 सालों वाली। वो डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी सी जरूरी हो जाएगी, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको डिटेल में पढ़ के जाओ। ठीक है, अब आते हैं हमारा आईएनएस इम्फॉल के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी ये एक आप यूं कह लो कि क्वेश्चन है हमारे लिए काफी जरूरी। आईएनएस इम्फॉल, आईएनएस इम्फॉल जो है ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयड है, 15B क्लास का। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज सही लिखी हुई है स्टेटमेंट। आईएनएस इम्फॉल इंडियन नेवल शिप है हमारी इम्फॉल, जो कि यहाँ पर थर्ड इंडिजीनियस स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर है, पहली वॉरशिप है जिसमें वुमेन ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए भी यहाँ पर एकोमोडेशन है। ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी हुई है, बैरक 8 मिसाइल है यहाँ पर, और साथ ही साथ एंटी सबमरीन वेपन्स भी है यहाँ पर। तो काफी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसको याद भी करिएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप। ये चेस चैंपियनशिप के ऊपर है पूरा आर्टिकल। तो चेस चैंपियनशिप जो है ये पूरी जो ऑर्गेनाइज की जाती है, ये वर्ल्ड चैंपियंस टेस्ट में देखे जाते हैं। और अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन जो है वो डिंग लिरेन चल रहे हैं। और ये इवेंट सबसे पहली बार 1886 में लेकर के आया गया था, तब से ये इवेंट जो है वो चल रहा है। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 128 प्लेयर की सिंगल एलिमिनेशन चेस राउंड कहा जाता है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी और इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसमें 199 कंट्रीज इंडिया इंक्लूडेड जुड़ी हुई है। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से चलता है इसका। ठीक है, तो अगर मैं आपको फाइड के वर्ल्ड चैंपियंस की बात करूं तो रशिया के काफी सारे ऐसे हैं जो रशिया ने बहुत बार यहाँ पे जीता है। इंडिया की तरफ से फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे पहले थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, पहले रहे, उसके बाद दोबारा से एक और बार विश्वनाथन आनंद यहाँ पे रही हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद यहाँ पर काफी बार रही है, इस चीज को भी जरा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और भी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है, फाइट सबसे बड़ी है। वुमेन के लिए भी और होती हैं, रैपिड चेस चैंपियनशिप, ब्लिट्ज, कॉरेस्पॉन्डेंस, कंप्यूटर चेस, काफी सारे और होते हैं। तो इसमें से ये वाला एक आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है,
उसके बाद ऐसे ही हमारा आज का क्वेश्चन है, जैसे आईएनएस इम्फॉल में विमेन के लिए अलग से रखा गया एकोमोडेशन, तो यही बताना है कि भाई अगर कभी भी विमेन को वारशिप में यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है तो विमेन को यहाँ पर किस प्रकार की जो है चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो चैलेंजेस फेसेस के बारे में यहाँ पर रखा गया है क्वेश्चन, इसको आप पढ़िएगा जरूर, इसको आप रीड कीजिएगा। ये आप लोगों से पूरे के पूरे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सबसे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, इनको कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई? तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कंप्लीट कीजिए अपने सारे आर्टिकल्स।